हाँ, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोग को? हाँ बेटा। बस बस 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा सेटिंग करता हूँ इसमें। 1 मिनट रुको। ओके, तो कहाँ थे हम? कुछ याद आ रहा है? पिछली बार हमने स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? उसमें हमने आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस का एक तो इनिशिएशन बताया था, और इनिशिएशन के बाद हमने बताया था एलोंगेशन। ओके,
चार्जिंग तक हो गया था बेटा, इनिशिएशन भी बताया था, मैंने बताया था ना इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बताया था ट्रांसलेशन एलोंगेशन। याद करो जरा। याद आया कुछ? हाँ, याद आया ना? याद आया? हेलो? एक मिनट बेटा। अरे भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यार क्या हो गया इसको आज? एक मिनट, एक मिनट। हेलो? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब सही है। अच्छा, देखो भाई, कुछ कुछ तुम लोग को याद आ रहा होगा। मैंने पिछली बार तुम लोगों को प्रोटीन सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट बताया था, स्टार्ट ही किया था हमने। उसमें हमने एक तो बताया था इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने बताया था एलोंगेशन प्रोसेस, राइट? एलोंगेशन प्रोसेस कैसे हो रहा था, मैंने तुम लोगों को बताया। यहाँ पर आप देख सकते हो, हेयर, लुक हेयर। यहाँ तो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स पूरा बना। राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के पास 3 साइट्स होती हैं। कौन कौन सी साइट थी वो? ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, है ना? तो पी साइट में एक ट्रांसफर आरएनए आया था। उस ट्रांसफर आरएनए के पास एक अमाइनो एसिड होता था।
ये ट्रांसफर आरएनए इनिशिएटिंग कोडॉन पे आ चुका था, याद है ना? जैसे कुछ ऐसा सीन मैंने आपको दिखाया था। 5 3 यहां पर था ई साइट, फिर यहां पर था पी साइट है, एंड यहां पर होता था ए साइट, ए पी ई। एपीई मैंने बताया था, ए मतलब एक्सेप्टर साइट, पी मतलब पेप्टिडाइल साइट एंड ई मतलब एग्जिट साइट। ओके, मैंने आपको बताया था जो एमआरएनए है वो इस तरह से बैठेगा राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट पे कि पहला जो कोडॉन हो ए यू जी, इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन के साथ जुड़ने वाला ट्रांसफर आरएनए, ये रहा ट्रांसफर आरएनए। इसके पास होगा मीथियोनाइन अमाइनो एसिड, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ेगा बाय मींस ऑफ कोडॉन एंटी कोडॉन बेस पेयरिंग, राइट। देन मैंने आपको बताया था ए साइट में बेटा एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, ए साइट के अंदर एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा लाइक दिस। इस ट्रांसफर आरएनए के 3 प्राइम एंड के CCA पर दूसरा अमाइनो एसिड होगा, और ये ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए के ऊपर लगे हुए दूसरे कोडॉन के साथ बेस पेयरिंग करेगा, वही बेस पेयरिंग, कोडॉन एंटी कोडॉन बेस पेयरिंग। तो अगर यहां पर एमआरएनए के ऊपर कोडॉन है, उस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन लूप के ऊपर होगा। ये था सीन, राइट। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अब होगा पहला चीज, पहला पॉइंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। एलॉन्गेशन प्रोसेस में, एलॉन्गेशन प्रोसेस में पहले तो दूसरा टीआरएनए, सेकंड टीआरएनए आके ज्वाइन हो चुका है एमआरएनए के दूसरे कोडॉन के साथ ए साइट में, और इस सेकंड टीआरएनए पे दूसरा अमाइनो एसिड है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोडॉन ऑन एमआरएनए एंड एंटी कोडॉन ऑन टीआरएनए। जब ये बाइंड होगा तब जाके राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होगा, और मैंने आपको बताया राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन मतलब राइबोसोम एक कोडॉन 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा, एक कदम 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ेगा, या एक कोडॉन 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करता जाएगा। जब ये एक कोडॉन 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा बेटा, तब क्या होगा, तब कुछ ऐसा सीन हमको दिखने को मिलेगा। एक मिनट, ध्यान से सुनना। ये था ई साइट, ई साइट, एग्जिट साइट, ठीक है। ट्रांसलोकेशन से पहले एक और चीज होगी, मैंने आपको बताया था, याद होगा क्या होगा, मिथियोनाइन और फर्स्ट ट्रांसफर टीआरएनए के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा।
और बॉन्ड बनेगा मिथियोनाइन और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में. Bond will be formed between what? Methionine and second amino acid. सेकेंड अमाइनो एसिड दूसरे टीआरएनए के ऊपर है. मतलब कुछ हमारे साथ ऐसा हमारे इस टीआरएनए के साथ होगा. ये रहा टीआरएनए का पी साइट. पी साइट के ऊपर अब जो टीआरएनए है उस टीआरएनए में बेटा कोई अमाइनो एसिड नहीं लगा है. ध्यान से सुनना मेरी बात में बोल क्या रहा हूं. क्यों? क्योंकि ए साइट के ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए था, ए साइट के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए था, इस ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ा था अमाइनो एसिड 2. और मिथियोनाइन अमाइनो एसिड भी आके इसके साथ जुड़ जाएगा लाइक दिस. ये जुड़ा इसके साथ मिथियोनाइन. ठीक है. और पी साइट में जो टीआरएनए है ना बेटा, वो होगा खाली. खाली मतलब एम्प्टी. इसके साथ अब अमाइनो एसिड नहीं जुड़ा. इसके साथ जो अमाइनो एसिड जुड़ा था वो अमाइनो एसिड इसने दे दिया. दूसरा कलर यूज करता हूं, थोड़ा सा डार्क कलर. यस, वो अमाइनो एसिड इसने दे दिया. किसको दे दिया? इस वाले टीआरएनए को. तो जो ये टीआरएनए है, दिस टीआरएनए इज नाउ डिस्चार्ज्ड टीआरएनए, एम्प्टी टीआरएनए.
हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण कुमार, तनु, आवाज आ रही है? वीडियो दिख रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है तुमको? ओके। तो क्या मैं बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, ट्रांसलोकेशन होगा, लेकिन ट्रांसलोकेशन बेटा होने से पहले एक और चीज होगी। ये तो बाद में होगा, उससे पहले एक और चीज होगी। क्या? जो पी साइट के अंदर टीआरएनए था, उस टीआरएनए पे कौन सा अमाइनो एसिड था? मीथियोनाइन। क्यों? क्योंकि ये पहला टीआरएनए था। पहला टीआरएनए मतलब ये एमआरएनए के पहले कोडॉन के साथ अटैच हुआ था, एयूजी के साथ, तभी इसके पास मीथियोनाइन अमाइनो एसिड था। मतलब ये मीथियोनाइल टीआरएनए था। तो पी साइट पे मीथियोनाइल टीआरएनए जो था, उसका मीथियोनाइन और उसके बीच में जो बॉन्ड था ना, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। और वो बॉन्ड ब्रेक होने से ये अमाइनो एसिड ना फ्री हो गया। लेकिन बगली में इसका दूसरा अमाइनो एसिड था, जो कि ए साइट वाले टीआरएनए के साथ अटैच था। तो होगा क्या, ये अमाइनो एसिड इस दूसरे टीआरएनए वाले अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ और दूसरी तरफ बॉन्ड बन गया। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, समझ रहे हो बात? हाँ, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है यहाँ पे, राइट? ये देखिए, ये मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड और इस मिथ्योनाइन अमाइनो एसिड ने इस AA2 के साथ बॉन्ड बनाया, जो AA2 ए साइट में था। ये ए साइट थी, वहां टीआरएनए के साथ अटैच था, राइट? मुझे बताओ, ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? मिथियोनाइन और अमाइनो एसिड 2 के बीच में जो बॉन्ड बना, विच टाइप ऑफ? वेरी गुड तनु, ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। क्यों बेटा? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में। अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आ रही है बात? ओके। तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना, बॉन्ड पहले ये अमाइनो एसिड मिथियोनिन टीआरएनए के साथ बॉन्ड बनाया था, जो कि टूट गया। फिर ये अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाया, राइट? तो बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ फ्रॉम टीआरएनए टू द अमाइनो एसिड। इस बॉन्ड शिफ्ट होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफर। पेप्टिडाइल ट्रांसफर। और ये पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन होती है एक एंजाइम की वजह से। उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेस। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेस। तो बॉन्ड पी साइट वाले टीआरएनए से अमाइनो एसिड उठा, वो ए साइट वाले टीआरएनए के अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना दिया। ये पेप्टिडाइल ट्रांसफर रिएक्शन है। And this peptidyl transfer reaction is done by an enzyme. The name of that enzyme is peptidyl transferase. अब आप बोलोगे सर ये एंजाइम वहां से कहां आ गया, कहां से आया ये एंजाइम? याद रखना बेटा, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस एक्टिविटी ना राइबोसोम के अंदर ही होती है। दिस एक्टिविटी इज फाउंड इन लार्जर राइबोसोमल सबयूनिट्स। larger राइबोसोमल सब यूनिट। मतलब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो है, वो एक एंजाइम की तरह भी काम करता है मौका आने पर। कौन से एंजाइम की तरह? इट एक्ट्स एज एन एंजाइम। द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। यही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट ही पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का रूप धारण कर लेता है उस टाइम, और अमाइनो एसिड को पी साइट वाले टीआरएनए से शिफ्ट करके ए साइट वाले टीआरएनए के अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देता है बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी रिएक्शन को हम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन बोलते हैं, राइट?
बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, ये समझ आ गया। तो दो चीजें हो गई, एक तो पी साइट वाला टीआरएनए खाली हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और दूसरा अब ए साइट वाले टीआरएनए के पास दो अमाइनो एसिड आ गए। ये कैसे हुआ? बाय मींस ऑफ एन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। The name of that enzymatic activity is known as peptidyl transferase activity, and this activity is done by larger subunit of the ribosome. Am I clear? Am I clear? Okay. आगे बढ़े। ओके, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो। ग्रेट, ये चले हम आगे ऑन आवर नेक्स्ट पेज। हाँ जी, तो अभी हमारा ये रहा राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। एंड एक मिनट, ये रहा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स, और हम इस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स में कहां तक पहुंचे हैं हम आपको दिखा देते हैं। ये था 5 प्राइम एंड दिस वाज 3 प्राइम, राइट। ध्यान से देखियो, ये एक मिनट, ये थी हमारी ई साइट जो अभी तक खाली है। ई साइट, इट इज स्टिल एम्प्टी। ई साइट के बगल में थी पी साइट ऑफ द राइबोसोम, पी साइट ऑफ द राइबोसोम, और पी साइट ऑफ द राइबोसोम के बगल में थी ए साइट। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होने की वजह से, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होने के बाद हमारे ए साइट के अंदर जो टीआरएनए है, जो कि दूसरे कोडॉन के साथ अपने एंटी कोडॉन लूप की मदद से अटैच हुआ है, इस टीआरएनए के पास अभी दो अमाइनो एसिड अटैच हो चुके हैं। इसके साथ अटैच हो चुके हैं दो अमाइनो एसिड। दूसरा अमाइनो एसिड कहां से आया, मैंने तुम लोगों को अभी अभी जस्ट दिखा ही दिया। और पी साइट में जो टीआरएनए है वो टीआरएनए खाली, क्योंकि उसके पास जो अमाइनो एसिड था वो अमाइनो एसिड कहां से उठ चुका। इट इज नाउ अ डिस्चार्ज टीआरएनए। ये सीन है हमारे पास, राइट। अब वो प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ये राइबोसोम एक कदम 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ेगा। एक कदम का मतलब है 1 कोडॉन, 1 कोडॉन मूवमेंट टुवर्ड्स थ्री प्राइम एंड। ध्यान से सुनना तुम लोग, ये एक कदम आगे बढ़ने वाली टास्क जो है, एक कदम आगे बढ़ने वाला काम जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है।
जब ये राइबोसोम पूरा का पूरा एक कदम आगे बढ़ेगा तो होगा क्या, जो पी साइट होगी, ध्यान से सुनना, राइबोसोम आगे बढ़ा, होगा क्या, जो ए साइट वाला टीआरएनए वो अल्टीमेटली दैट विल कम टू लाई इन द पी साइट, और जो पी साइट वाला टीआरएनए वो जाएगा ई साइट में और ए साइट हो जाएगी खाली। जो मैंने बोला उसको तुम लोग ध्यान से सुने क्या, देखो क्या होगा। मैं ड्राइंग ही बना दूंगा, उससे तुम लोग ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। Let me draw this diagram first. ये थी ए साइट, ये थी पी साइट, and this was E site. E, P, A. अब राइबोसोम एक कदम आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ने के बाद हमको कुछ इस तरह का सीन दिखाई देगा। Let me draw this first. क्या समझे, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, हमने किया क्या, ए साइट फिर से खाली हो गई, और जो एयूजी वाला कोडॉन था बेटा, एयूजी वाला कोडॉन, क्योंकि एमआरएनए मूव नहीं कर रहा, मूव कौन कर रहा है, ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा मूव कर रहा है। जब एक कोडॉन आगे बढ़ा तो जो कोडॉन पी साइट में था ना, जब आगे बढ़ेगा तो पी साइट वाला कोडॉन अल्टीमेटली ई साइट के अंदर आएगा, ए साइट वाला कोडॉन पी साइट के अंदर आएगा, और उसके बाद वाला जो कोडॉन है, ये वाला कोडॉन, दैट विल कम टू लाई इन द ए साइट। तो ए साइट खाली हो गई, पी साइट में अब दो अमाइनो एसिड वाला टीआरएनए है, और ये डिस्चार्ज्ड टीआरएनए, अनचार्ज्ड टीआरएनए, व्हाट विल वी डू, डायग्राम की तरफ देखो, ये डिस्चार्ज्ड टीआरएनए ना यहां से बाहर एग्जिट, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं, समझ रहे हो बात। दो चीजें हो गई इससे, जब ये राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एक कदम आगे बढ़ा, मैं यहां पर लिख दूंगा पहले टीआरएनए एग्जिट, इसीलिए ना इसको एग्जिट साइट बोलते हैं। कौन सा टीआरएनए, जो टीआरएनए ना डिस्चार्ज हो चुका है वही टीआरएनए एग्जिट हो गया, समझ रहे हो बात। और ये वाला जो टीआरएनए है ना, जिसके पास दो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके साथ ना पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, that will come to lie in the P site, while as A site, acceptor site is again an empty site. क्यों empty, क्योंकि इसको ना दूसरा टीआरएनए अभी एक्सेप्ट करना है। मतलब कहने का ये है कि अभी एक और टीआरएनए आएगा, और उस टीआरएनए के लिए जगह पहले से ही तैयार, लो ये आया टीआरएनए।
इसके लिए जगह पहले से ही तैयार होनी चाहिए। वो तैयार होगी जब राइबोसोम एक कोडॉन 3 प्राइम एंड की तरफ मूव कर दिया, राइट, एंड दिस विल बी द अमाइनो एसिड 3। ये पी साइड के ऊपर बाइंड नहीं हो सकता था, इसको बाइंड होना है तीसरे कोडॉन के साथ, एंड द थर्ड कोडॉन इज प्रेजेंट नाउ इन द ए साइट ऑफ द होल राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। बताओ मुझे, समझ आई ये बात? हाँ प्रवीण कुमार, तनु, है ना? ओके, सोचो जरा, जब ये तीसरा टीआरएनए यहां आएगा, अटैच होगा, फिर क्या होगा? फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। क्या रिपीट होगा? जब टीआरएनए यहां पर अटैच होगा तो पी साइट के अंदर जो टीआरएनए होगा, वो टीआरएनए और इन दो अमाइनो एसिड्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट? एक काम करो, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे वो वाला स्टेप दिखाओ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Okay, let's move forward. ये रही ए साइट, ये रही पी, एंड दिस इज ई साइट। ये रहा हमारा mRNA। AUG अब यहां आ चुका है, AUG, और इसका टीआरएनए अगेन खत्म भी हो चुका है, बाहर जा चुका है वो, राइट? इस दूसरे कोडॉन के साथ और तीसरे कोडॉन के साथ अब टीआरएनए इज अटैच है। ये देखिए भाई, ये रहा यहां वाला टीआरएनए, ये रहा यहां वाला टीआरएनए। जो यहां वाला टीआरएनए है उसके साथ अमाइनो एसिड 2, यहां वाले टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड 3, लेकिन पी साइट वाले टीआरएनए के साथ वो पहला अमाइनो एसिड भी था। उस पहले अमाइनो एसिड का नाम मीथियोनाइन। ये है सीन हमारा। अब क्या होगा? अब फिर से होगा पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज रिएक्शन। व्हाट? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का मतलब आपको पता है कि यहां पर टीआरएनए और अमाइनो एसिड 2 के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये अमाइनो एसिड 2 ना अमाइनो एसिड 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा पेप्टाइड शिफ्ट होगा। पहले तो एक अमाइनो एसिड शिफ्ट हुआ था, अब ये पेप्टाइड शिफ्ट होगा पी साइट वाले टीआरएनए से ए साइट वाले टीआरएनए की तरफ, और उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम ऑकर्स। ओके, ये देखिए,
PND। ये देखो भाई, खाली हो गया ये वाला tRNA, और जो ये वाला tRNA है इसके साथ ऑलरेडी था अमाइनो एसिड 3। मैं मोबाइल नेट से चला रहा हूं, और अब तो ये वाले 2 भी आ गए हैं इसके साथ, अमाइनो एसिड 2। और हमको पता है अमाइनो एसिड 2 के साथ एक और चीज अटैच थी, क्या समझे? तो 3 अमाइनो एसिड वाला चेन बन रहा है। अगेन ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना? अब होगा ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होने के बाद मतलब वही एक कदम आगे बढ़ेगा। तो जो पी साइट वाला टीआरएनए तो कम टू लाई इन द ई साइट और ई साइट से एग्जिट कर जाएगा, और ए साइट वाला टीआरएनए जो है वो आ जाएगा पी साइट के ए साइट फिर से हो जाएगा टू एक्सेप्ट अ न्यू मीथियोनाइल, टू एक्सेप्ट अ न्यू अमाइनो एसिड। क्या समझे? तो ये प्रोसेस पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम ये रिपीट होता ही जाएगा। आई विल राइट हियर क्या these two processes they are repeated n times, and a number of amino acids are added. Such that a chain of amino acids is formed. अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। ये रिपीटिशन होता ही रहेगा तब तक जब तक सामने एक नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन एनकाउंटर ना हो। सामने मतलब जब तक एमआरएनए में मान लो यहां पर एक स्टॉप कोडॉन है या हम बोले एक टर्मिनेशन कोडॉन है, तब तक ये ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम और पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज होता ही रहेगा। सो इनिशिएशन में एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, इनिशिएशन के बाद एलॉन्गेशन प्रोसेस में एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन बना जो बनता ही जाएगा टिल एन एमआरएनए exposes a stop codon, right? राइबोसोम कॉम्प्लेक्स स्टॉप कोडॉन के पास पहुंचा जो कि एमआरएनए के ऊपर होगा। हमको पता है हमारे साइटोप्लाज्म में स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन है ही नहीं, है ना? स्टॉप कोडॉन का कोई, सॉरी एंटी कोडॉन क्या, स्टॉप कोडॉन का कोई, क्या बोल रहा हूं मैं, स्टॉप कोडॉन का कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं। स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड ही नहीं करता। कोई अमाइनो एसिड, कोई वैसा वाला टीआरएनए आएगा ही नहीं, टीआरएनए बाइंड ही नहीं होगा, राइट? ठीक है ना?
तो हम क्या करेंगे, बस आप एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने आपको बोला था इनिशिएशन प्रोसेस के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत होती है, उसी तरह इलांगेशन प्रोसेस के लिए इलांगेशन फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है। दो चार इलांगेशन फैक्टर्स को हम लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको टर्मिनेशन बताएंगे एंड दिस होल प्रोसेस विल बी फिनिश्ड। यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में इलांगेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? स्मॉल ई लिखूंगा तो स्मॉल ई का मतलब यूकैरियोटिक, कैपिटल ई का मतलब इलांगेशन, एफ का मतलब फैक्टर। यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर TU, एक मिनट, यूकैरियोटिक, एक मिनट, यूकैरियोटिक इलांगेशन फैक्टर 1 एंड GTP। और प्रोकैरियोट्स की बात करो तो प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोटिक, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में ई नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे एलोंगेशन फैक्टर TU, एलोंगेशन फैक्टर TS। ये चार एलोंगेशन फैक्टर्स आप याद रखोगे। elongation factor what? TU and elongation factor TS. These two are helpful in the process of elongation in prokaryotes, while as elongation factor EF1 and GTP, ये दोनों elongation process of translation in eukaryotes में मदद करेंगे। अब सवाल है कि ये GTP क्या है? याद रखें बेटा, GTP is similar to ATP. GTP is an energy source. अगर ATP टूटेगा तो उससे एनर्जी निकलती, सेम इज द केस हियर। जब GTP टूटेगा तो GTP भी एनर्जी देगा। और ये GTP, इसकी एनर्जी ही मदद करती है ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम में। मतलब अगर एक कोडॉन आगे बढ़ेगा राइबोसोम तो उसके लिए ब्रेक डाउन ऑफ 1 GTP मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर तो फिर प्रोकैरियोट्स में तो GTP लिखा नहीं आपने, आपने सिर्फ यूकैरियोट्स में लिखा। यूकैरियोट्स में बेटा GTP के बदले एक और इलांगेशन फैक्टर यूज होता है, उस इलांगेशन फैक्टर को हम बोलते हैं EFG, elongation factor G। elongation factor G, energy is provided by, yeah, translocation of the ribosome is helpful in prokaryotes by elongation factor G, लेकिन translocation of the ribosome is mediated by energy released by GTP in eukaryotes, ठीक है? ठीक है ना? समझ आई बात? ओके, तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, तब हम आगे बढ़ेंगे। एलोंगेशन प्रोसेस के बाद आएगा टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन,
या टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। थोड़ा सा रुको आप, मैं जरा एक डायग्राम ढूंढ के लाता हूं। हाँ देखो भाई, बताओ डायग्राम दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा होगा। बढ़िया डायग्राम है, एकदम तुम लोग के लायक है। देखो भाई क्या हो रहा है, यहां तक तो हम पहुंचा ही दिए। कहां तक? इधर तक हम पहुंचा दिए। देख लो, ये बना है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये एमआरएनए पीछे से फ्री हुआ है क्योंकि आगे बढ़ते ही जा रहा है ना। अब क्या हुआ, यहां पर स्टॉप कोडॉन आ गया, लिखा है नीचे स्टॉप कोडॉन। कोई सा भी स्टॉप कोडॉन हो सकता है। अगेन आपको याद दिला रहा हूं, it can be UAG, UAA or UGA. Any of the three stop codons can be present here on mRNA. अब स्टॉप कोडॉन का कोई एंटी कोडॉन तो होता नहीं है, या स्टॉप कोडॉन डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, देयरफॉर एंटी कोडॉन ही नहीं है तो यहां पर टीआरएनए नहीं आएगा। मैं यहां लिखूंगा नो टीआरएनए can bind to the site of stop codon. क्यों? वो आपको पता है, क्योंकि स्टॉप कोडॉन का एंटी कोडॉन होगा ही नहीं। तो एंटी कोडॉन ही नहीं है तो ऐसा एंटी कोडॉन वाला लूप वाला टीआरएनए कहां से होगा? फिर क्या होगा? उसके बदले ना एक और चीज आएगी, रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर बेटा देख सकते हो, प्रोटीन आएगा, इस प्रोटीन का नाम है रिलीज फैक्टर, और यही प्रोटीन स्टॉप कोडॉन के ऊपर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और रिलीज फैक्टर के बाइंड होने से जो पी साइट में टीआरएनए था, ये पी साइट थी ना, और ये ए साइट, जो पी साइट में टीआरएनए था, जिस टीआरएनए के ऊपर अब एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है, तो पी साइट वाला टीआरएनए राइबोसोम और एमआरएनए, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते थे, इनके बीच में जो अटैचमेंट था, रिलीज फैक्टर के बाइंड होने से वो अटैचमेंट्स लूज हो जाते हैं, वो बाइंडिंग लूज हो जाती है, और आप देख सकते हो टीआरएनए अलग निकला और पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गया ना, सब कुछ तितर बितर सेपरेट। लेकिन ये रिलीज फैक्टर अभी भी अटैच हुआ है वहां पर, है कि नहीं? और ये सारा चीज कैसे होगा? अब देख सकते हो यहां पर हमने दिखाया है जीटीपी, दो मॉलिक्यूल जीटीपी के,
टू मॉलिक्यूल्स, जीटीपी के दो मॉलिक्यूल्स बेटा टूट गए। जब वो टूट गए, they are converted into two molecules of GDP and energy is released। मतलब कहने का ये है कि अगर ये ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ अटैच होता है, राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर के साथ 3 फॉस्फेट, ये है जीटीपी। अब जब ये जीटीपी टूटेगा, इसका मतलब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने से क्या बना? जी, ग्वानिन, ग्वानिन के साथ शुगर और उसके साथ 2 पी अटैच है, ये है हमारा जीडीपी। और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, वही तो यहां दिखाया है। अब 2 मॉलिक्यूल जीटीपी टूट रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल जीडीपी बनेंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये टूटने से, ये बॉन्ड टूटने से बेटा जी एनर्जी निकलती है। एनर्जी तो दिखाया है, ये दिखाया है ना येलो कलर से, स्पार्क जैसा दिखाया है, यही तो है एनर्जी। उसी एनर्जी से क्या होगा? ये रिलीज फैक्टर, पॉलीपेप्टाइड चेन और टीआरएनए और राइबो के सब यूनिट्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जब तक ये जीटीपी टूटेगा नहीं, जब तक जीटीपी बाइंड नहीं होगा और टूटेगा नहीं, तब तक ये रिलीज फैक्टर, टीआरएनए, पॉलीपेप्टाइड चेन, एमआरएनए और पूरे राइबोसोमल सब यूनिट्स को अलग अलग नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात? तो टर्मिनेशन प्रोसेस में 2 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, टर्मिनेशन कोडॉन जैसे ही एमआरएनए के ऊपर दिखेगा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स को, तो टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन के ऊपर कोई टीआरएनए बाइंड नहीं हो सकता, रिलीज फैक्टर वाला प्रोटीन बाइंड होता है। जैसे ही रिलीज फैक्टर वाला प्रोटीन बाइंड हुआ, तो जीटीपी मॉलिक्यूल्स 2 टूट जाते हैं। वो 2 जीडीपी मॉलिक्यूल्स और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, प्लस एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी पॉलीपेप्टाइड चेन को टीआरएनए से, जो पी साइट में था, अलग करती है, टीआरएनए को पी साइट से अलग करती है, हाँ, राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स को अलग करती है और रिलीज फैक्टर को भी अलग करती है, इंक्लूडिंग एमआरएनए। तो सारी चीजें बिखर जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री होके साइटोप्लाज्म में आ जाती है। देयरफॉर द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे तुम लोगों को बेटा एक चीज याद रखनी है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि एक एमआरएनए में 30 कोडॉन, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सवाल है ये। एक एमआरएनए में 30 कोडॉन्स है। कितने कोडॉन्स? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। प्रवीण कुमार, ओके। अब सुनो क्या बोलना चाहता हूं। एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए में 30 कोडॉन्स है। थर्टी कोडॉन्स के बाद एक स्टॉप कोडॉन भी है, तो टोटल 31 कोडॉन्स है। 30 कोडॉन्स के बाद एक स्टॉप कोडॉन है, वही हुआ 30 कोडॉन्स। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, इस एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? बताओ। एमआरएनए कंसिस्ट्स ऑफ 30 कोडॉन्स, तो पॉलीपेप्टाइड चेन इससे जो बनेगा उसमें कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? क्या बोला प्रवीण? 120 अमाइनो एसिड्स।
रखूं बेटा, तुम बोलो। बीस टाइप्स में बोल नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 30 कोडॉन्स वाला एमआरएनए है, तो इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में लेंथ के हिसाब से कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? 30। तो प्रवीण तुमने 120 क्यों बोला? ये कौन सा लॉजिक लगाया तुमने प्रवीण? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया तुमने? हाँ, अरे भाई एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो 30 कोडॉन्स 30 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी उसमें 30 ही अमाइनो एसिड्स होंगे ना। अब सुनो एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो नॉर्मल बात थी, तुमने इस आसान बात का पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा दिया। ये जो 30 कोडॉन्स है ना, मुझे बताओ इन 30 कोडॉन्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स? या कितने नाइट्रोजन बेसेस? तो एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो 30 कोडॉन्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 30 इंटू 3 90 न्यूक्लियोटाइड्स, प्लस टॉप कोडॉन के 3 न्यूक्लियोटाइड्स, फिर से 120। प्रवीण तुम ये 120 कहां से लिख रहे हो भाई? स्टॉप कोडॉन के बेटा 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तो टोटल कितना हुआ? 93 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो हमारा ये एमआरएनए है इसके पास 93 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और 93 न्यूक्लियोटाइड्स मिल के 31 कोडॉन्स बनाते हैं, जिसमें से एक कोडॉन स्टॉप कोडॉन है। तब जाके पॉलीपेप्टाइड चेन ये बनाता है जिसके पास 30 अमीनो एसिड्स है। मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि हमारे पास एक एमआरएनए है जिसके पास 93 अमीनो एसिड्स हैं, बताओ ये सॉरी जिसके पास 93 कोडॉन्स हैं, बताओ ये एमआरएनए कितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है कि तुम्हारे पास एक एमआरएनए है, एमआरएनए में 31 कोडॉन्स है, आउट ऑफ 31 कोडॉन्स, ये सिर्फ इतना ही लिखा होगा एमआरएनए है, एमआरएनए में 31 कोडॉन्स है। बताओ इससे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें लेंथ के हिसाब से कितने अमीनो एसिड्स होंगे? आपने अगर 31 बोला 31 कोडॉन्स, तो आपको ये नहीं बोलना है कि 31 अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड 31 कोडॉन्स में से एक कोडॉन क्या है? स्टॉप कोडॉन, तो अमीनो एसिड्स होंगे 30 इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये तो सिंपल बात है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक एमआरएनए है, उस एमआरएनए में 93 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बताओ पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी लंबी हो सकती है? तब आपको अमीनो एसिड्स काउंट करने हैं किस हिसाब से? न्यूक्लियोटाइड को काउंट करने के बाद। बोर्ड में पूछते हैं ना, देखा। मतलब एमी मैंने नहीं बताया, ये सब आएगा ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, एक और इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनना। एक अमीनो एसिड जुड़ने में, एक अमीनो एसिड जुड़ने में एक जीटीपी की जरूरत पड़ती है। अभी अभी हमने देखा, क्योंकि अमीनो एसिड आ गया पहला, उसके बाद राइबोसोम का ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन के लिए उसको जीटीपी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो 30 अमीनो एसिड्स जुड़ने में कितने जीटीपी की जरूरत पड़ेगी? 30 जीटीपी की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री होने के लिए
कितना अमाइनो एसिड लगेगा? लास्ट वाले स्टेप में 2 भी तो लगेंगे ना, 2 जीटीपी लगेंगे। मैंने कहा ना, जब रिलीज फैक्टर बाइंड होगा उसके बाद 2 जीटीपी यूज होंगे, तो टोटल 32। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एमआरएनए है, उस एमआरएनए में 93 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उस 93 न्यूक्लियोटाइड्स वाले एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है 30 अमीनो एसिड्स वाली। बताओ इस पूरे प्रोसेस में कितने जीटीपी मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे? तुमको पता होना चाहिए कि एक अमीनो एसिड जुड़ने में कितना जीटीपी खर्च होगा और लास्ट वाले स्टेप में कितना जीटीपी खर्च होगा। तब जाके तुम ये सारे काम, ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, समझ आई ना? वेरी गुड। तो ये था पूरा कच्चा चिट्ठा, पूरी कहानी प्रोटीन सिंथेसिस की, ट्रांसलेशन की। लेकिन 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 जो अभी हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन बना है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन अभी फंक्शनल नहीं है। ध्यान से सुनियो, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना, मान लेते हैं ये एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में होंगी मॉडिफिकेशंस। उन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नहीं, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या होगा? इस पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्डिंग होगा। फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग के बाद इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स ऐड होंगे, कुछ और भी चीजें ऐड होंगी, तब जाके एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाएगा। और ये मॉडिफिकेशंस कहां पर होती है? ध्यान से सुनियो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑकर इन endoplasmic reticulum and Golgi bodies। समझ रहे हो बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज के अंदर। अब अरे भाई रुको ना, बता देते हैं। ऑब्वियसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अगले पेज पे बताते हैं। हाँ, मान लो सपोज ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल जानते हो ना? हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है, मुझे फिलहाल वो चाहिए नहीं। तो मान लेते हैं, चलो मान लिया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बगल में, इनफैक्ट न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जुड़े रहते हैं ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये तो तुम लोगों को पता ही है। ठीक है, तो लेट दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और ये रहा इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हुआ राइबोसोम। जैसे ही इस राइबोसोम के पास एमआरएनए आया होगा, प्रोटीन प्रोटीन बना। प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन। तो लो क्या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो तुरंत ये पॉलीपेप्टाइड चेन इफ इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा। पता होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चला गया। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस पॉलीपेप्टाइड चेन का काफी सारा मॉडिफिकेशन होगा। क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे वो आपको नहीं चाहिए। और मॉडिफिकेशंस होने के बाद इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वैक्यूल्स और वेसिकल्स अराइज हुए। ये वेसिकल अराइज हुआ, ये निकला वेसिकल, और इस वेसिकल के अंदर भाई है क्या, व्हाट इज प्रेजेंट इन दिस वेसिकल, यही पॉलीपेप्टाइड चेन है वेसिकल की। लेकिन अभी इसमें पूरी तरह मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, हाफ मॉडिफाइड। अब ये वेसिकल बेटा क्या करेगा, ये वेसिकल चला जाएगा किसके पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। ये वेसिकल ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज होना मतलब ये वेसिकल अपने सारे कंटेंट्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर छोड़ देगा। ये छोड़ दिया अंदर सारा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के यहां से और छोटे छोटे वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स अराइज होंगे। इन वेसिकल्स के अंदर फिर से क्या होगा, वही पॉलीपेप्टाइड, अब ये फुली मॉडिफाई हो चुका है। मॉडिफाइड फुली, अब इसको पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलेंगे, नाउ इट इज अ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन भाई जाएगा कहां, अब इस प्रोटीन को जाना कहां है, हाँ या तो ये प्रोटीन, या तो ये प्रोटीन जाके, ये वेसिकल जाके सेल के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, और प्रोटीन बाहर बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या तो ये वेसिकल जाके फ्यूज हो जाएगा किसी सेल ऑर्गेनल के साथ, माइटोकॉन्ड्रियन के पास जाएगा और प्रोटीन को वहां भेज देगा, या तो ये वेसिकल लाइसोसोम में कन्वर्ट होगा। और तुम लोगों को पता ही है लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब जो गोल्गी बॉडी से वेसिकल बना, उस वेसिकल के अंदर फुली फॉर्म्ड प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को पता है मुझे जाना कहां है। उस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ने पहले ही बता दिया है कि भाई तुझे जाना कहां है, तो किस लिए बना है। समझ रहे बात,
ये तो पहले से ही डिसाइडेड है ना वो प्रोटीन किस चीज के लिए बना है, कौन से कैरेक्टर के लिए बना है, और उस प्रोटीन को, नए वाले बने हुए प्रोटीन को ये बात बतानी पड़ती है। समझ रहे हो बात? बताने के लिए रखा गया है गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रोटीन को ये पता चल जाता है कि व्हाट आई हैव टू डू, व्हिच फंक्शन आई हैव टू परफॉर्म। ओके, तब जाके ये उसी हिसाब से, अगर इसको पता चल गया है कि मुझे काम करना है एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड द लाइसोसोम, तो ये वेसिकल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अगर इस प्रोटीन को पता चल चुका है कि आई हैव टू गो आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर मुझे काम करना है, तो ये एक्सोसाइटोसिस से प्रोटीन को बाहर फेंक देगा। अगर इस प्रोटीन को पता चला कि मुझे माइटोकॉन्ड्रियम के अंदर जाना है, वहां मुझे काम करना है एज एन एंजाइम, तो ये वेसिकल माइटोकॉन्ड्रियम के साथ फ्यूज होके प्रोटीन्स को अंदर भेज देगा। समझ रहे हो बात? ये तो पूरा सिस्टम जो है ना, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके वेसिकल्स और वैक्यूल्स के थ्रू गोल्गी बॉडीज, फिर सेल मेम्ब्रेन, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। इसी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से न्यूक्लियस से निकली हुई चीजें सेल के थ्रू मूव करती रहती हैं और बाहर भी जाती हैं। ठीक है, तो modifications of newly formed polypeptides occurs inside endoplasmic reticulum and Golgi body. These modifications are known as post-translational modifications. These modifications are responsible for the formation of fully functional proteins. Is it clear? अब बताओ, क्या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस प्रोकैरियोट्स में होंगे, बैक्टीरिया में होंगे या नहीं? तनु ने कहा नहीं, प्रवीण कुमार ने कहा नहीं। व्हाई? क्यों? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नहीं होते, डन, वो मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल क्यों नहीं होंगे? वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडीज नहीं होंगे, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स का सवाल ही नहीं है। एकदम सही बोला। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की, हाउ अ प्रोटीन इज फॉर्म्ड। अब हमको इस यूनिट के अंदर, पूरे जेनेटिक्स के यूनिट के अंदर बस एक टॉपिक पढ़ना है, एंड दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. We will take that in our next class. Okay? लैक ओप्रॉन, हाँ वही, तो वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, यहां पर क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ने के लिए आपको पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता होना चाहिए, आपको पहले पीसीआर पता होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। सो उसको यहां पर नहीं पढ़ा सकते, उसको वहां पर ही पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।